प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं जदून साहब, जो सीनियर कानूनदान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट रहे और यहाँ पे एडवोकेट जनरल भी रहे इस्लामाबाद के अंदर। और उनके साथ हैं सरवर बारी साहब, जो इलेक्शन जो पोलिंग होती है और पोलिंग मैनेजमेंट होती है, सारे सिस्टम को बड़े करीब से देखते हैं, समझते हैं, इनके ऊपर बड़ी रिसर्च है और बहुत सी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी। पतन तंजीम है उसकी भी, और फाफेन, ये इन इदारों से वाबस्ता रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बारी साहब, आपसे हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ये जो इलेक्शन हमारा हुआ, इस इलेक्शन से बहुत सी तवक्कुआत थी हमें, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, कि इसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस किस्म के हालात इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, अगरचे पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी हमें नज़र आ रही है हुकूमती इत्तेहाद की, लेकिन उस इस्तेहकाम के हवाले से अभी भी लोग पुरुमीद नहीं हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाएं, इंतखाबी नताइज को, इंतखाबी प्रोसेस को और फिर इसको, तो इस पे आप अपनी क्या ओपिनियन देंगे? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि पाकिस्तान की गालिबन ये पहली कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें एक जो मेजर पार्टनर है उन्होंने मिनिस्ट्री लेने से इनकार किया है। यानी कि वो गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है पूरा इलेक्टोरल जो एक्सरसाइज हमने की है, उसके बाद जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना है, पार्लियामेंट है, सेनेट है और उसके अलावा जो ओहदे हैं, उसमें उन्होंने हिस्सा डाला है। लेकिन जो डे टू डे पॉलिसी मैटर्स हैं, इसके अलावा जो गवर्नेंस है एग्जेक्टिव में, उन्होंने आने से इनकार किया है। तो यही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जो कोलिशन बनी है ये ज़्यादा अरसा चलने वाली नहीं है, क्योंकि इससे मुराद ये है कि जो पीपल्स पार्टी है वो किसी किस्म की जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होंगी, अगर एडवर्स किस्म की, तो वो कहेंगे कि हमारा इसमें हिस्सा नहीं था, हम कैबिनेट के मेंबर नहीं थे, इसलिए हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोलिशन किस कदर कमजोर है। और दूसरा ये देखिए, मार्शल लॉ को पाकिस्तान में अदलिया ने हमेशा जो है वो कॉन्सेंट दे दिया था, चाहे वो ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ हो या मुशर्रफ का हो या उससे पहले अयूब खां हो। लेकिन एक ऐसी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो मैंडेट जो है चोरी करके आई हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के अखबारात कह रहे हैं, पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी कह रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये सब अदारे कह रहे हैं। तो अदालतों ने जो है वो किस तरह जो है, जो लोग मैंडेट चोरी करके आए हैं और वो हमारे सामने है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, NA 130 का हमने पूरा ऑडिट किया है, और जो फॉर्म 45 इलेक्शन के बाद दिए गए लोगों को, पोलिंग एजेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स के नुमाइंदों को, और जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 इशू किए हैं, उसमें अगर देखें तो 90% से ज्यादा टर्नआउट है 34 पोलिंग स्टेशंस पर। यानी कि लाहौर जैसे शहर में जो है वो अगर इतना बड़ा डाका डाल सकता है, और साफ नजर आ रहा है कि 34 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 90+ टर्नआउट है, और कोई 25 के लगभग ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर 70 और 90% के दरमियान जो है टर्नआउट है, और इसकी वजह से 74,000 वोट एडिशनल जो है ऐड किए गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के फॉर्म्स 45 और फॉर्म 47 के ऊपर। तो जब इसका ऑडिट होगा, और मैं तो बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये ऑडिट पब्लिक में होना चाहिए और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। ऐसा ऑडिट नहीं होना चाहिए जैसे मुजफ्फरगढ़ में पिछले चंद दिनों से एक तमाशा चल रहा है, और गुजरांवाला में एक जो कैंडिडेट थे उनके 10-12 हज़ार वोट जो हैं उनको इनवैलिड करार दे दिया गया है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा निशानात लगाकर गालिबन ये किया गया है। तो मैं समझता हूँ महज ऑडिट काफी नहीं है। ऑडिट जो है वो बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की मौजूदगी में किया जाए, और ये 2 ट्रिब्यूनल पंजाब में काफी नहीं है। ट्रिब्यूनल क्या, हर डिस्ट्रिक्ट में जहां शिकायत है वहां ये किया जाए। ये पब्लिक मैंडेट की बात है, पाकिस्तान की गवर्नेंस की लेजिटिमेसी की बात है। और एक ऐसा निज़ाम, मार्शल लॉ तो चल जाता है 10-11 साल, लेकिन एक ऐसा निज़ाम जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है,
जो मशकूक है, जो लोगों के हक के ऊपर डाका डालकर किया गया है, तो वो चलता नहीं है ज्यादा अरसा। कोई मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक अखलाकियात की बात है कि दुनिया भर में अगर कहीं मुकाबला होता है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और यहाँ पर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तबाह किया गया। ज़ियाउल हक साहब ने इलेक्शन ही नहीं करवाए थे बहुत अरसा, और फिर उन्होंने गैर जमाती करवा लिए थे। लेकिन जो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे उसमें ज़ियाउल हक न्यूट्रल था, जो जीत जाएगा वो हमारा बड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का इस लेवल पर जो धांधली इस दफा हुई है, और बिल्कुल नए तरीके अख्तियार किए गए हैं। हमने 2022 में 163 तरीके धांधली के डिस्कवर किए थे जो प्रैक्टिस किए जा रहे थे पिछले इलेक्शन में, लेकिन अब तो ये 263 हो चुके हैं। और इतनी ब्लेटेंट तरीके से कभी पाकिस्तान में धांधली नहीं हुई। पाकिस्तान का हर शख्स जानता है, पाकिस्तान का हर एंकर जानता है, पाकिस्तान का हर जो रिपोर्टर जानता है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी जानती है, दुनिया जानती है। इसको वो कब तक छुपाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। ये हुकूमत चल नहीं सकती, इसकी अखलाकी जो फाउंडेशन है वो नहीं है। बारी साहब, आप दूसरी तीसरी बार इखलाकियात का हवाला दे रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी या ऐसे मुमलकत के अंदर जहाँ आयन और कानून को ख़ातर में ना लाया जाए, वहाँ इखलाकियात का क्या मामला होगा? ज़रा इस पर अभी बात कर लेते हैं। जदून साहब, ज़रा ये बारी साहब जैसे कह रहे हैं कि 163 तरीके होते थे पहले धांधली के, अब वो 263 हो गए हैं। फिर ऑडिट की बात सिर्फ बारी साहब ही नहीं बल्कि हर कोई, तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में नहीं है उनके अलावा बाकी सब ये कह रहे हैं कि जी किया जाए, और हुकूमत के अपने भी जो लोग हार गए हैं कुछ, वो भी कहते हैं ऑडिट होना चाहिए। ये इलेक्शन एक्ट में कोई इस किस्म की ऑडिट की ऑप्शन मौजूद है? अगर नहीं है तो जो हमारे यहाँ अदालती कमीशन कायम होते हैं, खसूसी कमीशन कायम होते हैं, तो क्या फिर उस कानून के तहत होगा, या इसकी क्या लीगल हैसियत क्या होगी, और ये लीगल प्रोविजंस क्या हैं इसकी? बहुत शुक्रिया। देखें, जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उसका मेंशन है, और अपने इलेक्शन एक्ट के अंदर भी, कि जब वो ट्रिब्यूनल बन जाते हैं। असल चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले 60 डेज़ के लिए, तो जिस तरह अभी बहुत सारी पिटीशनें आई हैं, लेकिन जहाँ पे अगर आपने एविडेंस रिकॉर्ड करानी है, प्रो एंड कंट्रा एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कराने हैं या लेंथी एग्जामिनेशन है, उसमें फिर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एज ए कोर्ट काम नहीं करती है, इस पर काफ़ी वो लहदे भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये कोर्ट नहीं है। अब ट्रिब्यूनल के अंदर ये होता है कि वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, पहले तो पिटीशन फाइल करने का, उसको CPC के तहत ही फाइल, मतलब प्रोसीजर के तहत ही फाइल किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे अभी जहाँ पे कोई एफिडेविट देता है, फिर उस एफिडेविट को कन्फ्रंट नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन में। तो ये थोड़ा सा है कि अगर कोई ऑडिट कराना चाहे तो वो ज़ाहिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है करा सकता है, तो या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एज ए फंडामेंटल राइट जो है 184(3) के ले जी कि धांधली बहुत ज़्यादा हो गई है या नहीं हुई है, जो भी है, अगर वो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाना चाहे, जिस तरह पहले ऑलरेडी हमारी एग्जाम्पल मौजूद है 2013 के इलेक्शन में हुआ था, 2013 में। जी। तो उस तरह का अगर कोई कमीशन बन जाए तो वो इंक्वायरी कमीशन या फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, तो वो अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अभी देखें ना, लेकिन जो आप बारी साहब ने बात तो आपको की है, लेकिन मैं जो पर्सनली समझता हूँ कि कोई गवर्नमेंट धांधली नहीं कर सकती, नहीं करा सकती है। जो ऑपरेटर होते हैं धांधली वाले, उनका तो कोई एविडेंस नहीं होता आपके पास। असल इसके धांधली के बेनिफिशियरी वो ऑपरेटर हैं, जो अपनी मर्जी से जो है एक हाइब्रिड रजीम को चलाते हैं, और वो अंदर भी जो है आज से नहीं 75-76 सालों से ये निज़ाम इस मुल्क के अंदर चल रहा है। कभी मार्शल लॉ आता है, कभी कंट्रोल डेमोक्रेसी होती है, कभी हाइब्रिड रजीम होता है, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म है। और आज दिन तक किसी भी गवर्नमेंट को एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर ना ही इलेक्शन हुए हैं, और अगर हो भी गए हैं तो कोई गवर्नमेंट जो है चले वो आ गई है पावर में, तो उसको फिर फ्रीली काम नहीं करने दिया गया। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट जिसको चाहे वो उठा के फेंक देते हैं। 2018 में आपने देखा है एक गवर्नमेंट आई इलेक्शन, उससे भी बहुत बड़ी एलिगेशन थी कि किस तरह मैंडेट चोरी किया गया, और इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से रिमूव करके ऑफिस से तो अपनी मर्जी की गवर्नमेंट इंस्टॉल की गई, और फिर उस गवर्नमेंट का हर पॉलिटिकल पार्टी को भी और गवर्नमेंट को भी वो खुद ही चला रहे थे। तो जब उनकी और गवर्नमेंट का जो आगे फेज था उसके आपस में अंडरस्टैंडिंग खत्म हुई, तो गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो गई। तो इस तरह आप देखें ना, इनके बेनिफिशियरी जो है सिस्टम के, अपैरेंटली तो डेमोक्रेसी है, लेकिन ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है। कंट्रोल के भी मतलब एक वर्स्ट फॉर्म है कि इसका जो लोग हैं वो बेनिफिशियरी नहीं है। नहीं, लोग, अगर लोगों ने मिसाल के तौर पर एक पार्टी को वोट दे भी दिया, तो उसको पार्टी को अगर पावर में नहीं आ पाने देते, तो लोगों के पास तो ताकत नहीं है। इलेक्शन तो आपका
जो है एक जमहूरी तरीके से या एक मतलब है ताकत के जरिए इसको मोड़ दिया जाता है किसी दूसरी तरफ। तो वो जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डायलॉग नहीं करेंगे, आपस में एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तो इस मुल्क के अंदर यही तमाशा चलता फायदा कोई रहेगा। और उठाएगा। अच्छा जदून साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले तो बाइंडिंग होती है कि आपको हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर अमल करना होगा। अगर कहीं कमीशन की तरफ जाते हैं 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाती है, तो वो कमीशन तो गालबन रिकमेंडेशन देगा और वो फिर अगेन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के ऊपर होगा कि क्या उसके ऊपर अमल करते हैं, नहीं करते, उन हलकों में सिर्फ दोबारा इलेक्शन करवाते हैं या नताइज को बदलते हैं, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए वो फैक्ट फाइंडिंग इस तरह होती है ना कि 184(3) में वो फिर ये रेफर कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है जी मैं एविडेंस नहीं रिकॉर्ड सकता, तो वो अपनी फाइंडिंग के साथ इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये फाइंडिंग है। और इलेक्शन कमीशन के पास फिर सेक्शन 4 के तहत पावर है कि वो री इलेक्शन करा दे, उस री पोल करा दे तमाम जितना भी है जिस इलाके में वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है मैसिवली कोई रिगिंग हुई है या कोई फॉर्म चेंज हुए हैं या टेम्परिंग हुई है, तो इस तरह फिर इलेक्शन कमीशन जो है डेफिनेटली वहाँ पे जो है रीपोल करा सकता है। इलेक्शन कमीशन की बात पावर है, लेकिन जब वो कोई कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा तो डेफिनेटली वो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए उससे हटना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी अगर फैक्ट फाइंडिंग नहीं कराता तो फिर अब कोर्ट को रेफर करती है। तो वो ऑलरेडी जजमेंट भी है हनीफ वासी वाले केस में, इमरान खान कले वाले केस में, जिस तरह उन्होंने फॉरेन फंडिंग का कहा था कि आप 5 साल की करें किसी भी पार्टी की, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो अख्तियार है कि वो कर सकता है। लेकिन अब वो डस्का का ज़िमनी इलेक्शन भी सर एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखा जा सकता है, जिसमें एक्शन भी लिया गया था। डस्का वाले इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि जी इलेक्शन कमीशन ठीक फैसला दिया है उसमें। तो वो डस्का वाला ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने अपेरेंटली आ गई। बाज़ इलेक्शन में होता है कि सीक्रेटली चीज़ें होती हैं, फिर वो अपेरेंटली नहीं होती कि आप बक्से चुरा लिए गए, आग लगा दी गई, FIR हो गई या बंदों को गायब कर दिया, तो वो तो बड़ा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है या ऐसी टेम्परिंग की दी है जो सरफेस पे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी मसला ये है हमारे मुल्क के अंदर कि हमारे पास जितने भी जुडिशियल फोरम है उनकी जो स्पीड होती है या स्पेस होता है वो बहुत स्लो होता है, जबकि जो पटिशनर होता है या रिस्पोंडेंट होता है कोई आ रहा हुआ तो वो कहते हैं मेरे केस का जल्दी फैसला हो। अब बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिनमें जीतने वाला बंदा अगर किसी के खिलाफ पिटीशन कर दी हारने वाले ने, तो वो ये समझता है कि अगर मैं हार भी गया तो 3-4 साल लग जाएंगे, मेरी तो असम्बली में मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो इसलिए फिर वो आसानी से वो मतलब है अगर उसने इलेक्शन रिक किया किसी तरीके से या जिन्होंने करवाया है वो उसके साथ थे उन्होंने करवा दिया है, तो वो बेगम हो जाते हैं जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस चलेगा तो 4 साल तब तक चल जाएंगे, मुद्दत पूरी कर लेंगे। जरा बारी साहब ये आप भी इलेक्शन को करते रहे हैं, पास एग्जाम्पल्स बेशुमार ऐसी मौजूद हैं, तो अभी जब आप भी डिमांड करते हैं ऑडिट की, तो फिर ये अगर 3 साल 4 साल इसमें लग जाने और फिर कोई फ़ायदा नहीं होना, और ये भी अगर तवक्को की जा रही है कि शायद ये हुकूमत जो है कि साल 2 साल बहुत अर्सा निकाल गई तो इलेक्शन में शायद जाना पड़ जाए, तो फिर ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकेंगी? आपने कोई ऐसा पेपर कोई चीज़ तैयार की हुई है कि रिफॉर्म्स के हवाले से जमातों को क्या एक्शन लेना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स के लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि बायसे जो है तशवीश है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर देखें तो वो ज़्यादातर केसेस में इलेक्शन कमीशन की हमायत करता है, चाहे वो PTI का जो इलेक्टोरल सिंबल छीनने की बात है, चाहे एग्जेक्टिव की बात करें या जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात करें, तो ये लगता है कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान की रियासती अदारे एक तरफ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उसको चोरी किया गया है। तो अब इंसाफ के लिए लोग कहाँ जाएं? तो ऐसी सूरत हाल की जो की जिम्मेदारी है वो इंतज़ामिया और अदलिया और जो इलेक्शन कमीशन है और जो ऐसे अदारे जिनका राइट नहीं बनता, जिनकी तरफ जदून साहब ने इशारा किया है कि जिनका काम ये नहीं है कि वो इलेक्टोरल सिस्टम में या पब्लिक पॉलिसी में इंटरफेयर करते हैं, उनकी इंटरफेरेंस है, तो पाकिस्तान के अवाम किधर जाएंगे? क्योंकि जो नाइंसाफ़ी है, जो भी हम कहें कानूनी बातें करें, या मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन से या आला अदलिया से कोई इंसाफ किसी को मिल सके, खास तौर पर जो इलेक्शन के हवाले से है। तो फिर हम क्या करें?
सिवाय इसके कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो कोई और रास्ता अख्तियार करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बात करें। आउट ऑफ द बॉक्स क्या बात है? पहली बात तो ये है कि कुछ इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना दबाव बढ़ाया जाए और जाहिर है फिर हम इन्हीं के पास जाने को मजबूर हैं, या एक पब्लिक मूवमेंट चले कि जनाब जो हमारे वोट छीने गए थे हम उसके लिए ये साबित कर रहे हैं। हम लोग जो है रिपोर्ट निकाल रहे हैं, हमने तो ये तजवीज़ दी है कि हर जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, इलेक्शन कमीशन उसको कहे कि वो हम डिमांड करें, मुतालबा करें, पुरजोर मुतालबा करें, बार बार मुतालबा करें और मजबूर करें इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, कि जो भी सैनिटी है वो प्रिवेल होनी चाहिए। जबरदस्ती धौंसा धांधली से 25 करोड़ का मुल्क नहीं चल सकता। तो एक तो बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है उसकी सरबराही में, उसकी सुपरविजन में तमाम जो एतराज़ात हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। लोगों के पास पहली दफा है, 2018 में किसी के पास फॉर्म 45 था नहीं, लेकिन 2018 के बाद सब पार्टियों ने ये सीखा है कि फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग एजेंट नहीं जाएंगे। तो इसलिए फॉर्म 45 बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, हमने उसकी कॉपीज की हैं। तो उसका ऑडिट किया जाए, टेलीकास्ट किया जाए और लोगों को दावत दी जाए कि वो आके देखें और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट से। और हमारा अंदाजा ये है, जो आपने पूछा है, कि 2 हफ्ते में ये काम खत्म हो सकता है और जो भी नतीजे निकले फिर उसको एक्सेप्ट किया जाए। मतलब पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। एक जो है मैं समझता हूँ कि एक सुकून आएगा मुल्क के अंदर, और जो गवर्नेंस हम करेंगे, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल, ये इतनी लाजिम है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अगर हुक्मरान ये समझते हैं, जो मेरी नज़र में नाजायज़ है, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि वो चोरी का जो एक मैंडेट है वो लेके बैठे हैं और उनको भी पता है। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी के लिए एक दफ़ा ये करना चाहिए। उसके बगैर नहीं आएगी। और ब्रीफली अगर मैं जदून साहब आपकी तरफ आऊँ, एक चीज़ सिर्फ जो मैंने हवाला भी दिया इफ्तिखार चौधरी वर्सेस इमरान खान केस का, बारी साहब जो तजवीज़ दे रहे हैं बज़ाहिर तो बड़ी लॉजिकल और एक माकूल तजवीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हर डिस्ट्रिक्ट का अगर 2 हफ्तों के अंदर कंप्लीट कर ले, लेकिन जहाँ पे ये हालत हो कि 9 साल तक ये आप फैसला ना कर पाएँ कि 6 माह बाद ये दावा दायर हुआ है, ये काबिल समात है या नहीं, और 9 साल उसमें लग जाएँ, तो फिर इतना बड़ा मामला कैसे होगा? तो इस निज़ाम के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या बड़ी रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि ताकि ये टाइमली चीज़ें जो है कि एग्जीक्यूट हों? नहीं, देखिए रिफॉर्म भी जहाँ पे चाहिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू जो है वो जो पहले ऑलरेडी रिफॉर्म्स और कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। देखें ना, इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन ही नहीं करती है। कोर्ट को कहा गया जी आप 6 महीने के अंदर ये काम करें, या साल के अंदर बेशुमार कानून बने हुए हैं जिसके अंदर टाइम लाइन दी गई है कि इस टाइम के अंदर ये केस का फैसला करें। अब जिस तरह आप मिसाल के तौर पे ये इलेक्शन की पिटीशन ही हम ले लेते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर लिखा गया इलेक्शन एक्ट के अंदर कि आप 6 महीने के में इसका फैसला करें। अब 6 महीने में किस ट्रिब्यूनल में फैसला होता है? तो इस तरह देखें ना, ये चीज़ें वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। तो अगर ये इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम की जाए कि अगर मुकर्ररा वक्त में फैसले नहीं होंगे तो उसकी फिर कोई जज़ा और सज़ा भी अगर रखी जाए, नहीं, आप जैसे ACRs होती हैं सरकारी मुलाजमीन की, जजेस। पहली बात तो ये है कि ये सजा और जजा रखने वाले जो खुद पार्लियामेंटेरियन हैं वो ये कभी नहीं रखेंगे। वो खुद चाहते हैं, जो बंदा जीत के अगर गलत तरीके से जीता है वो खुद चाहता है कि, लेकिन हमारी कल्चर भी तो आप देखें ना, आप उनको छोड़ दें पार्लियामेंटेरियन को, वो भी नहीं चाहते। एक आम बंदा जिसका केस कमजोर होता है वो अदालत में जाता है, सबसे पहले वकील को ये कहता है जी कि बस मैंने आपको इसलिए, आपने केस को जरा लंबा करना है। उसका पहला मुतालबा ये होता है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा वो कर भी ले कहता है जी केस मेरा बेशक कमजोर है लेकिन इसको थोड़ा आपने लंबा खींचना है। लोगों की देखें ना मेंटालिटी भी आप देखें उनकी, वो इंसाफ के लिए तो नहीं जाता, वो तो दूसरे बंदे को तंग करने के लिए अदालत में केस करता है कि जी अब ऐसे ऐसे यहाँ पे केस होते हैं कि एविडेंस रिकॉर्ड होती है 2 साल 3 साल बाद वो बंदा एविडेंस पे नहीं आता, केस डिसमिस होता है, लेकिन 3 साल तक जो है ना वो केस चलता रहता है बगैर बंदे के। तो चलें, उम्मीद रखनी चाहिए
दबाव भी जैसे बारी साहब ने कहा कि डालना चाहिए अवाम को, और उम्मीद भी रखनी चाहिए कि कुछ ऐसी इस्लाहत हों। बहुत शुक्रिया जंगीर जदून साहब आपका, और सरवर बारी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आगे तो फिर जो पंजाब के अंदर और KP के अंदर हुकूमत साजी हुई है, और दोनों बड़ी पार्टियाँ नुमाइंदगी कर रही हैं दोनों सूबों के अंदर, और बहुत से लोगों की उनके ऊपर नज़र भी है कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर सेनेट इलेक्शन में इन सूबों के अंदर दोनों पार्टियां जो है कि वो सेनेट अक्सरियत हासिल करने के लिए भी बहुत सी लॉबिंग कर रही हैं। तो ये मामलात किस तरफ बढ़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस प्रोग्राम के हिस्से में बातचीत करेंगे सेनेट इलेक्शन और KP और पंजाब में जो हुकूमत की तरजीहात हैं। इस वक्त तक दोनों चीफ मिनिस्टर्स बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, बयानात भी उनके हमें बहुत नज़र आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर दराज गोंदल साहब, और पेशावर से फरीदुल्ला साहब हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं फरीदुल्ला साहब आपकी तरफ ज़रा पहले आ जाता हूँ, क्योंकि ये KP और बलूचिस्तान में जो सेनेट का वोट है बड़ा कीमती होता है, बलूचिस्तान में भी और इधर हमेशा ये तारीख़ रही है कि सेनेटर्स ने ख़रीदा है, बहुत से लोगों ने बड़े महंगे महंगे वोट बेचे हैं। तो इस दफ़ा बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद नहीं, इस दफ़ा वो काम नहीं होगा। अभी तक चीफ मिनिस्टर का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ या बाकी सदर का इलेक्शन हुआ, तो उसमें उतने ही वोट आए हैं जितनी पार्टी पोजीशन थी। तो आपको लगता है कि सेनेट का इलेक्शन साफ शफाफ होगा और KP असम्बली से जो पार्टी पोजीशन के मुताबिक ही पार्टियों के सेनेटर मुंतखब होंगे, या इस दफ़ा भी सरप्राइज़ मिल सकते हैं? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह जो है जो इक़्तिदार में जो पार्टी है, तो लीडरशिप की फुकदान की वजह से, और आपने देखा कि इख्तिलाफात आ रहे हैं, और आज फिर से वही बात दोहराई गई कि माजी में जो PTI की यहाँ हुकूमत थी उसमें करप्शन हुई बहुत ज़्यादा, और खरबों रुपए की करप्शन हुई। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ इस बार जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो उसी तरह शफाफ नहीं होंगे जिस तरीके से लीडर ऑफ द हाउस या फिर अपोजिशन लीडर या फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबात हुए थे, तो उसमें तो एक आध वोट भी इधर उधर नहीं हुआ। लेकिन सेनेट के इंतखाबात है उसके लिए अभी से एक तरह से राब्ते और जोड़ तोड़ जिस तरीके से लोगों को वो करना है, राजी करना है, तो अभी से शुरू हुआ है। और मेरे ख्याल में इलेक्शन के दिन से पहले पहले ये वाजे हो जाएगा कि यहाँ से कौन सी जमात कितने वोट उठा रहे हैं। लेकिन ये है कि इसमें इस दफ़ा चूंकि पार्टी लीडरशिप नहीं है और उसी तरीके से स्टेबल हुकूमत वो नहीं है, जबकि अपोजिशन भी स्कैटर्ड है, उनका इसमें भी वो नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन से पहले जो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, उसके नतीजे में हलफ उठा लेंगे जो लोग नहीं उठाए थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी नून लीग JUI के स्पीकर इस मूड में है या लंबा खींचने के मूड में है? खालिद जमील साहब लगता नहीं है, क्योंकि वो लंबा खींचने के मूड में है, और अब आने वाला जो वो है बजट की तैयारी है, उसके हवाले से ये जो अगले 4-5 महीने हैं जो बाकी रहते हैं 3 महीने, उसकी तैयारियों में है। माली बहरान का सामना है इन्हें, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल होगा, बल्कि ये मुमकिन ही नज़र नहीं आ रहा। पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामलात हैं वो जल्दी हल हो जाएंगे। मुझे नहीं, ये अपील में भी चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज़ और ज़रा ये बताइएगा कि ये जो आपने करप्शन के हवाले से बात की, शेर अफजल मरवत का ये स्टेटमेंट था, और उन्होंने महमूद खान के बारे में कहा कि एक उसने जो वो लीज पे ली हुई हैं काने, और इससे इतने इतने लाख रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि ये परवेज़ खटक और महमूद खान PTI से अलग हो गए हैं, तो इसलिए भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, या ओवरऑल पूरी काबीना और सारे तनाजुर में इसको देखा जाएगा? देखिए, 3-4 जो बड़े स्कीम्स हैं वो तो ऑलरेडी मतलब चल रहे थे। एहतसाब कमीशन, मालम जबा प्रोजेक्ट जो था, BRT का, खैबर बैंक का, और बिलियन सुनामी ट्री का, ये 4-5 तो ऑलरेडी ये जो केसेस हैं वो चल रहे थे। और इस हवाले से यही बात सिर्फ PTI के लोग नहीं, बल्कि अपोजिशन भी, अपोजिशन के अलावा PTI के अपने लोग भी इस हवाले से वो कहते रहे कि इसमें करप्शन हुई है। लेकिन
इसकी जो तहकीकात हैं वो जिस तरीके से एहतसाब कमीशन एक को वाइंड अप किया और फिर जो मालम जबा का वो है स्कैंडल है वो भी एक तरफ हो, खैबर बैंक का भी कुछ न बन सका। तो जितने भी बड़े वो है करप्शन हुई है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि उसकी सबूत और उसकी तहकीकात उस हद तक ना हो सकी जो जिस तरह से होनी चाहिए थे। ज़रा उमर दराज कोंदल आपकी तरफ आ रहे हैं हम। ये सेनेट पोजीशन जो है कि पंजाब असम्बली के अंदर सूरत हाल एज़ पर पॉलिसी जो नंबर है वैसी रहेगी या वहाँ पे आप वो सरप्राइज़ दे सकते हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इससे पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी मरकज़ में और जो अभी तक इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि पैसे दे के वोट ख़रीदे थे, तो पीटीआई का वो जो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कायम दायम रहेंगे या यहाँ पर भी कोई तोड़ फोड़ हो सकती है? अच्छा सर, पंजाब में जो नंबर गेम है अगर उसको देखा जाए तो 48 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं जिन्होंने कल तक कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ज़ाहिर है 12 नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं जिसमें उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर लेके आ रहे हैं। सनम जावेद जो है वो खवातीन की मखसूस नशिस्त के ऊपर है। हामिद खान और जुल्फी बुखारी जनरल सीटों के ऊपर आ रहे हैं। और अगर नंबर गेम देखी जाए तो इस वक्त जो हाउस के अंदर नंबर है उसके अकॉर्डिंगली तहरीक इंसाफ की सीटें भी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 3 से 4 ही बनती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने यहाँ पे जो सीटें हैं जिसमें तलाल चौधरी हैं, नासिर भट्ट हैं, उनको टिकट्स दिए हैं या टेक्नोक्रेट्स के ऊपर जो बाकी लोग आए हैं तो उनकी 5 से 6 सीटें बनती हैं। अगर नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो वो उस ऐवान में से मुंतखब करा सकते हैं। पीपल्स पार्टी एक सीट निकाल सकती है, मखसूस सीटें उनके पास हैं या जो जनरल सीटें वो जीत के आए हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें इत्तेहादी जमातों की, चूंकि आप जानते हैं कि तरजीह बुनियाद के ऊपर आपने वोट डालना होता है। सेनेट के अंदर आपके गोल्डन नंबर जब अचीव हो जाता है एक सेनेटर के लिए तो वोट अगले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता है जिसके ऊपर आपने तरजीह लिखी होती है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से एक सीट तवक्को रखती है कि उसकी सीट निकल आएगी। लेकिन असल मामला ये है कि मोहसिन नकवी साहब आजाद हैसियत में उम्मीदवार है और आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी आने का मतलब ये है कि वो जीतेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास और। लेकिन वो किन एमपीज की बुनियाद के ऊपर जीतेंगे, क्योंकि 52 के करीब आपको वोट चाहिए पंजाब असेंबली के अंदर जो इस वक्त 366 के ऐवान में है। तो अगर 52 अरकान का आपको वोट लेना है तो वो 52 अरकान कौन से हैं? क्या इतने तो पीपल्स पार्टी के पास हाउस में है ही नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि वो उनकी उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स पार्टी कह रही है वो उनकी उम्मीदवार नहीं है, मोहसिन नकवी भी यही कह रहे हैं मैं आजाद उम्मीदवार हूं। तो वो वोट किसका लेंगे? वो मुस्लिम लीग नून का वोट लेंगे। तो क्या मुस्लिम लीग नून ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनका क्या बनेगा, उनमें से कौन ड्रॉप होगा? या फिर पीपल्स पार्टी है, या फिर क्या उनकी नजरें इस के ऊपर हैं कि वो जोड़ तोड़ कर लेंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं उनका वोट ले लेंगे? तो क्या फिर तहरीक इंसाफ की निशिस्तें कम होगी? तो गेम इंटरेस्टिंग असल में पंजाब में है और पंजाब में देखना पड़ेगा कि कौन किस तरफ स्लिप होता है। और उसकी वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग तो आप जब फैसला आ गया है तो उसके बाद तो वो वैसे ही अब आजाद हैसियत में तस्वुर किए जा रहे हैं। तो वो जो उनकी दूसरी नाअहली वाली सूरत हाल है वो भी नहीं, और ये फिर होता भी खुफिया राय शुमारी के जरिए है। आप जानते हैं पहले भी जब सरप्राइजेस आए और इवन तहरीक इंसाफ का अपना भी तजर्बा यहाँ पे आपको याद होगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब वैसे आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन वो आजाद हैं इतने? मैं वो कह रहा हूँ कि असल वो तो आजाद है, लेकिन जिन्होंने वोट डालना है वो आजाद है कि नहीं ये हमें उस दिन पता चलेगा। मैं आपको मिसाल दे रहा था चोरी सर्वर वाली। जब चोरी सर्वर सेनेटर आए थे तो उस वक्त नंबर गेम उतनी नहीं बनती जितनी रिक्वायर्ड थी, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि मुझे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वोट दिया है और उनके मुताबिक वो जाती बुनियाद के ऊपर वोट पड़ा है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि वोट क्या इस पर क्लेम जाती बुनियाद के ऊपर होता है या फिर जो सेनेट के इलेक्शंस में आम तौर पे कहा जाता है पैसा चलता है, जोड़ तोड़ होती है, सब कुछ होता है, उस बुनियाद पे होगा। लेकिन पंजाब में इस वक्त जो है वो नजरें पंजाब, लेकिन जो निगरान दौरे हुकूमत रहा है मोहसिन नकवी साहब का और जो पीटीआई ने ये दौरे हुकूमत भुगता ही है, वैसे गुजारा क्या है, तो उसके नतीजे में पीटीआई के लोग क्या नकवी साहब को वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, अगर तो खालिद साहब ये होता ओपन वोटिंग तो फिर तो मैं आपको कहता कि जाहिर है कि वो वोट नहीं करेंगे, उनको भी पता है। लेकिन खुफिया राय शुमारी में आप देखते हैं कि कोई पता नहीं होता। लेकिन एक बात जिस तरह आप कह रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा वाली फरीदुल्लाह साहब से बात कर रहे थे, हमने देखा है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बाकी इलेक्शंस हैं वोट बिल्कुल भी
कम या ज्यादा नहीं हुए। अगर तहरीक इंसाफ के जितने वोट थे उनके अरकान ने उतने ही वोट लिए। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर के मामले के ऊपर भी नून लीग का वोट उतना ही पड़ा, मुस्तरद या ना एक अलग बात है, लेकिन वोट वहां पे टूटा नहीं है, वो भी खुफिया राय शुमारी ही थी। तो तवक्को अब तहरीक इंसाफ तो यही करेगी वोट नहीं टूटेगा, लेकिन ये तो उस दिन पता चलेगा जब शाम को नतायज आएंगे। अच्छा, एक फरीदुल्लाह साहब ज़रा भाई आ जाते हैं कि ये इससे निकल के कि अब तरजीहात की तरफ जो है कि अमीन गंडापुर साहब ने जो पहली तकरीर की थी कायद अवान मुंतखब जब हुए थे, तो वो तो बड़ी धुआंधार किस्म की थी, तो उसके कुछ आपको असरात या उसके अमल दरामद के हवाले से कुछ इकदाम आपको नज़र आए हैं? जी हाँ, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो फौरी तौर पर, एक तो ये था कि यकम रमज़ान से जो सेहत कार्ड था, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं पेशावर के या एबटाबाद के या दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सेहत कार्ड से जो इलाज मुआलजे की सहूलियात थी वो बहाल हो चुकी है। एक तो ये हुआ। सेकेंडली, रमज़ान में आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मजदूरी वगैरह करते हैं और फिर उनके लिए अफ्तारी वगैरह का, तो जो पनागाहें इन्होंने बनाई थी और उन्होंने पीडीएम ने या फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई उन्होंने बंद की थी, वो फिर से रमज़ान से एक दिन पहले उसके लिए इंतजाम किए, इकदाम उठाए और वो जो स्टाफ वगैरह था वापस उसको ले आई। तो अब अफ्तारी भी, सहरी भी और बाकायदा जो मिनिस्टर हैं, एक सोशल समाजी बहबूद की जो खातून है मशाल यूसुफजई, एक वो दौरे कर रही हैं, एक जाहिर शाह है, जाहिर शाह तूरू, गालिबन उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो चूंकि मिनिस्टर फॉर फूड है तो वो भी पेशावर, मर्दान और दीगर सवाबी वगैरह में ये जो पनागाहें हैं जहाँ पे मुसाफिर लोग हैं या फिर जो बहुत ज्यादा माली लिहाज से कमजोर लोग हैं, वो जाके वहाँ पे अफ्तारी भी कर सकते हैं, सहरी के लिए भी जा सकते हैं और वहाँ उन पनागाहों में वो क़ियाम भी कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल लाना या फिर किसी काम, ज़रूरी काम के सिलसिले में पेशावर लोग आते हैं, फिर उनके पास रिहाइश के लिए जगह नहीं होती और अगर है तो वो एक्सपेंसिव है, मतलब वो 1000-2000 रुपए में होटल में कमरा लेना, तो उसकी बजाय वो पनागाह में उन्होंने ये जो इंतजामात है वो बहाल की हैं। ये 2 चीज़ें जो उनकी हैं, और सबसे बढ़कर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने मुलाकात की, एक ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं उसे, कि जो कुछ अली अमीन गंडापुर के बारे में एक तअस्सुर है, बल्कि ये पूछा भी था हमने कि आपका जो एग्रेसिव स्टाइल है, उसने कहा यार आप मेरे हल्के में जाएं, आप जरा पूछे वहां पे कि मैं किस तरह डील करता हूँ लोगों को, और यही वजह है कि लोग मुसलसल मुझे, तो ये जो बातचीत का सिलसिला है इसने वेलकम किया न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लोगों ने बल्कि जो संजीदा किस्म के सियासतदान हैं उन्होंने वेलकम किया। ज़रा इसकी जो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ होंगी हम ज़रा उसकी तरफ भी आएंगे, और फिर ख़ास तौर पे इन्होंने जो मुकदमात के हवाले से और 9 मई के हवाले से बड़ा एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया था उस पर भी हम बात करेंगे, और फिर उमर दराज आपसे भी ज़रा जो एजेंडा था PMLN का और अभी जो तरजीहात प्रैक्टिकली नज़र आ रही हैं उसके ऊपर हम बात ज़रा करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी हम कुछ पंजाब और KP की गवर्नमेंट उसकी तरजीहात को फोकस करेंगे और फिर वफाक के साथ तल्लुकात के नतीजे में आगे हो क्या सकता है। उमर दराज, अभी फरीदुल्लाह ब्रेक से पहले ये बता रहे थे कि सोशल सेक्टर की तरफ जो है कि बड़ी इनिशिएटिव लिए हैं फौरी तौर के ऊपर, उन्होंने कुछ चीज़ें बहाल की हैं KP गवर्नमेंट ने, जो पहले भी किया करते थे, मरकज़ में भी PTI करती थी, जिसका उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला था उनको। इस वक्त पंजाब की अगर हम सूरत हाल देखें तो मरियम साहिबा काफ़ी एक्टिव तो नज़र आ रही हैं, वो मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ार भी और मुख्तलिफ मार्केटों में भी जा रही हैं, तो प्रैक्टिकली जो एजेंडा है PMLN का, एक तो ये होता है ना आपको फेस दिखाना होता है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर आपको जो कुछ कॉस्मेटिक्स मैयर्स लेने होते हैं, कुछ आप बिहाइंड द सीन जो है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा हमने अगले 1 हफ्ते 15 दिन में, महीने में कुछ चीज़ें पॉलिसीज़ बनानी है, फिर उनको एग्जीक्यूट करने, अनाउंस करनी है, फिर एग्जीक्यूट करनी है, तो वो कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि वहाँ पे ऐसी कोई कंक्रीट चीज़ें हो रही हों कि जो किक स्टार्ट है इस गवर्नमेंट का जो है कि एकदम से वो जो शहबाज स्पीड से कुछ ज़्यादा तेज़ स्पीड वाली बात आ जाए? अच्छा, मरियम साहिबा इजलास तो बहुत कर रही हैं। एक तो जिस तरह आप सोशल वेलफेयर वाला कह रहे थे, आप जानते हैं कि
मुस्लिम लीग नून का क्लेम ये है कि हेल्थ कार्ड तो उनका स्टार्ट करना था, उनका शुरू करना था, तो अब उन्होंने इसकी रीलॉन्चिंग के हवाले से तजावीज की है, तलब की है। दूसरा, इस वक्त रमजान निगहबान पैकेज को लेके पंजाब हुकूमत बहुत अपनी तरफ से उसको काम कर रही है और लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है। अभी तो जाहिर है वो पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, जब मुकम्मल होगा तो फिर उसके ऊपर होगा कि कितने दावे किए गए हैं, क्या कुछ है, उसके ऊपर सवालात जरूर आ रहे हैं कि आपने जो महंगी बिड हुई आपने उनको ही क्यों दिया, फिर उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर प्रिंट होना वो भी एक सवाल है। लेकिन पंजाब हुकूमत की जो पहली चीज हमें नजर आ रही है, ये उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है, और खासकर महंगाई को लेके इस वक्त रमजान बाजार भी चल रहे हैं और आप जानते हैं कि मार्केट कमेटीज होती हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं, उनको एक्टिव किया जा रहा है। और पंजाब की वजीर आला का क्लेम ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम जिसको कहें कि वजीर आला अपने ऑफिस में बैठे तो वो उसको कंट्रोल करें। तो उनका दावा ये है, मैं कोशिश कर रही हूँ और हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज उसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं जो मोहसिन नकवी का हमें नजर आया, जो शहबाज शरीफ का नजर आया, कि अस्पताल जा रही हैं, अस्पताल में जाके ये हो जाएगा। यानी एक पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि दौरे करना, अचानक दौरे करना जिसमें कैमरा भी मौजूद होता है, सब कुछ होता है, उसको बहुत शायद अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि वजीर आला अपने ऑफिस में बैठे और सिस्टम काम करे, वो बदकिस्मती से ना पिछले एतबार में दिखाई दिया और लगता यह है कि वो मरीम नवाज की हुकूमत में भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून का एक और जो अहम काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अपने आप को वो फोकस भी करते हैं और वही दावा भी करते हैं, मोटरवे, जीटी रोड, ये वो। तो अब उन्होंने 2 इजलास मुसलसल 2 दिन किए हैं और वो पंजाब के जो मुख्तलिफ रोड्स हैं उसके हवाले से उन्होंने डेडलाइन मुकर्रर की है कि उनको रिपेयर किया जाए या जो बनाने वाले हैं उनको बनाया जाए, जिसमें कुछ जेलम वाला प्रोजेक्ट भी है और दीगर भी हैं। तो ये हमें नजर आ रहा है कि मरीम नवाज चाहे वो सोशल मीडिया पे तो एक्टिव है ही है, उनके ऊपर वो कहा भी जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज इजलास के तक तो बहुत इस वक्त अपनी तरफ से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कबल वक्त होगा कि अभी उसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करना, क्योंकि हमें कोई 3 से 6 महीने गवर्नमेंट को भारत टाइम देना पड़ेगा और इस दौरान हमें समझ आएगी कि जो आप दावे कर रहे हैं, क्योंकि देखे ना शुरू में तो ब्यूरोक्रेसी का काम ही ये है। उन्होंने क्या किया, जब पहले दिन मरीम नवाज जो है वो सेक्रेटेरिएट में गई तो उन्होंने वहां पे आर्काइव एक म्यूजियम बनाया, उसके इफ्तिताह मरीम नवाज से करा दिया। अब वो मरीम नवाज के हल्फ उठाने के 24 से 48 घंटे में तो मुकम्मल नहीं हुआ होगा। तो बाबू जो है वो बिल्कुल ये काम करते हैं और ब्यूरोक्रेसी आमतौर पे घुमाती है और इसी में उनका भी सारा कुछ होता है। अब देखना ये है कि अब इन इजलासों से जो हमें रोजाना की बुनियाद पे बताया जा रहा है, जैसे सीएम ऑफिस में आज ये इजलास, आज वो इजलास, ग्राउंड के ऊपर उसके इफेक्ट्स नजर क्या आ रहे हैं। यानी अब रमजानुल मुबारक है, उसमें आप दावा तो जरूर कर रहे हैं कि जनाब देखें जी रमजान बाजार के अंदर हमने कीमत को कंट्रोल कर लिया है या कम हुई है। ये पता उस वक्त चलेगा जब बाजार के अंदर या लोगों की जो परसेप्शन है, या लोगों को वाकईतन आम आदमी को, यानी अगर आप रमजान बाजार किसी मखसूस तबके के लिए लगा रहे हैं जो लोअर मिडिल क्लास है, तो क्या मिडिल क्लास को बाजार में वो चीज भी कंट्रोल प्राइस पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। अच्छा, एक और इशू उमर और फरीद दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अभी सबकी नज़रें जो हैं वो ये हैं कि रमज़ान के बाद शायद कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलेगी और इलेक्शन के नताइज को लेकर तमाम जमातें जो हैं वो तहरीक इंसाफ भी और फिर ANP या JUI KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर NP या अचकज़ई साहब और GDA उधर, तो आपको ये नज़र आ रहा है इन दोनों सूबों के अंदर कि कोई वाकई ऐसा माहौल बन रहा है या कोई प्लानिंग हो रही है कि इलेक्शन के नताइज को लेकर कोई ऐसी मूवमेंट चलाई जाए कि मजबूर किया जा सके इलेक्शन कमीशन को, अदलिया को या हुकूमत को कि वो इलेक्शन के ऑडिट की तरफ जाए, या लगता है कि नहीं ये सियासी तकरीरें होंगी फोरम्स के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा? पहले उमर आप बात कर लें, फिर फरीद साहब। अच्छा, उस पे हमने देखा है पिछले इतवार को भी लाहौर में GPO चौक पे एहतजाज हुआ जिसमें हाफिज फरद गिरफ्तार हुए, कुछ और गिरफ्तारियां हुई। उससे पिछला जो हफ्ता था, हफ्ते के रोज वहां पे एहतजाज हुआ था। पंजाब के अंदर एहतजाज हल्कों में भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। हमने देखा है जब तहरीक इंसाफ ने उसकी कॉल दी, लेकिन क्या उसको, क्योंकि पंजाब के अंदर देखे ना, हम उस दिन यही GPO चौक पे भी बात कर रहे थे और यही हमारा तज्जिया भी सबका वहां पे था कि लीडरशिप लीड कौन करेगा। इस वक्त पंजाब में कौन सा ऐसा फेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसको आप ये कहें कि वो तहरीक इंसाफ को लीड कर रहा है, बिलखुसूस लाहौर में, जहां पे आपकी 30 सूबाई असम्बली की सीटें हैं और 14 कौमी असम्बली की सीटें हैं। अगले चंद रोज के अंदर आपको लाहौर के अंदर 5 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता हुआ, ज़िमनी इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तहरीक इंसाफ को वोट तो पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वोटर को जब ऐसे में आपको पता हो कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, यानी निगरान दौरे हुकूमत में और मरीम नवाज के दौरे हुकूमत में, इस हवाले से पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई
कि एहतजाज करने दिया जाए। और मरीम नवाज ने इवन जो अपोजिशन है उनकी ज़हनी हालत के ऊपर सवाल उठाया। फिर उन्होंने कहा मैं रुथलेस हो जाऊंगी, फिर उन्होंने कहा मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी जो अब तक हमने उनकी गुफ्तगू सुनी है। तो पंजाब में अगर तहरीक आती है तो वो इतनी आसानी से फिलहाल नहीं चलेगी, और पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज जो है उनके इरादे बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो पंजाब हुकूमत क्या इसको अफोर्ड कर पाएगी? हुकूमत का काम होता है कि वो आग बुझाती है। अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल हो भी, जब हुकूमत खुद से ये कहना शुरू कर दे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो अब फिर मामला थोड़ा सा और भड़क उठता है। तो ये इम्कानात जरूर मौजूद है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ फजलुर रहमान साहब या तहरीक इंसाफ नहीं, जमात इस्लामी की जो अभी हालिया उनकी मीटिंग्स हुई हैं, जो उनका इलेक्शन प्रोसेस भी चल रहा है, तो वहां पे भी हमने जब बात की तो उनका यही कहना था कि हम मायूस नहीं हुए, बल्कि हम तो मजीद अग्रेसिव हो गए। अगर जमात इस्लामी और JUI शामिल होगी तब जो है कि फिर हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मामला, उसमें एक मजहबी एलिमेंट भी आ जाता है। तो ज़रा फरीद, आप KP के अंदर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, यहाँ जो अपोजिशन के लोग हैं वो इतने एक्टिव तो नहीं है अभी तक, मतलब उन्होंने कुछ, लेकिन ये है कि एहतजाज वही खतरनाक होगा जिसका जहाँ पे लीडरशिप ना हो। यहाँ तो कम से कम उस दिन जो इन लोगों ने PTI ने एहतजाज किया तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर भी थे, जो पार्टी के सूबाई सदर हैं वो भी मौजूद थी, कोई मतलब मसला सामने नहीं आया। लेकिन अगर ये सिचुएशन किसी और ऐसे शहर में हो, स्पेशली पंजाब में या सिंध में, जहाँ पे PTI का कोई बंदा ना हो रिस्पॉन्सिबल, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और मेरे ख्याल में जो ANP है, JUI है या दीगर जो सियासी जमातें हैं, उनका अभी तक, अगरचे ANP ने वो इलेक्शन के हवाले से सवाबी से शुरू किया था, लेकिन रमजान की वजह से उन्होंने वहाँ, रमजान की वजह से भी, और कुछ जो असफंदियार वली खान की वो फौतगी हुई है, तो उस वजह से भी वो फिलहाल उन्होंने रोक दिया है। पेशावर में भी उसी दिन एहतजाज हुआ था जिस दिन असम्बली इजलास शुरू हुआ था। तो अगर वो एहतजाज करेंगी भी तो वो इतना कोई मतलब उनके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर ये इम्कानात देख रहे हैं आपके जमात इस्लामी, JUI, तहरीक इंसाफ, GDA, ये सारे लोग किसी जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं, या समझते हैं कि अपने अपने सारे करेंगे? मेरे ख्याल में ये कम से कम जुलाई अगस्त तक तो ये एक साथ नहीं होंगे, और अलग अलग अपने कारकुनों को इकट्ठा करेंगे। जो इंतखाबात के जो रिजल्ट आए हैं, स्पेशली लीडरशिप को, जो मतलब जमात इस्लामी के सिराजुल हक ने तो फौरन इस्तीफा दे दिया और वो एक तरफ हो गए, लेकिन पार्टी ने फिर उससे, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी बिल्कुल वॉश आउट हो गई, JUI की वो कामयाबी नहीं हुई, जो आफ्ताब शेरपो की जो कौमी वतन पार्टी है। तो मेरे ख्याल में अब इनको तो होना चाहिए कि ये एक साथ मिलके और वो करके, अब एमल वली का जो सेनेट के इलेक्शन है वहाँ बलोचिस्तान से उनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये आजकल बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, एक दूसरे के साथ इनके राब्ते नहीं है। इन मुमकिन है रमजान के बाद ये आपस में। तो उमर, एक चीज़ और मैं आपकी तरफ निशानदेही करना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर कमेंट कीजिए। हमारे इलेक्शन के अंदर आपको पता है ना, सियासी एजेंडे के अंदर अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय लॉबी और इंडिया डोमिनेट करता है बयानिए के अंदर। इंडियन इलेक्शन का भी शेड्यूल अनाउंस हो गया आज, और वो भी 19 अप्रैल से, जब हम अपने इंतखाबी प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे 2 अप्रैल के बाद, तो 19 अप्रैल से वहाँ से एक शुरू होना है जो 1 जून तक जाएगा। और वहाँ भी आपको पता है BJP और मोदी का जो नैरेटिव, उसके अंदर एक ज़माने में पाकिस्तान डोमिनेटेड फैक्टर होता था, और LOC के ऊपर भी अक्सर कुछ ना कुछ टक टुक शुरू हो जाती थी कि जब भी इलेक्शन आते थे, ताकि वो अपने जो ऑडियंस है, उनकी वोटर है, उसको अट्रैक्ट कर सकें। तो आप इंडियन इलेक्शन को देख के समझ रहे हैं कि जो ईस्टर्न बॉर्डर हमारा है, यहाँ पे कुछ हलचल हो सकती है या कुछ एक्टिविटी हो सकती है अभी आने वाले 1-2 महीनों में? देखिए, पिछला तो पैटर्न आपने खुद निशानदेही की, वो पुलवामा वाला हो या दीगर जगहों के ऊपर हमने देखा, जब जब इंडिया में इलेक्शन हुआ तो ऐसी सूरत हाल हुई। लेकिन फिलहाल आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो पिछले 1-2 दिन में उनके डिफेंस चीफ की गुफ्तगू आपने सुनी या बाकी जगहों पे गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान वहाँ पे है। पाकिस्तान के मतलब ये है कि पाकिस्तान का नैरेटिव वो हर बार उसको बेचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कश्मीर के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे आपके लाइन ऑफ कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से हो। शायद उसमें इस बार इंटेंसिटी वो ना हो जो पहले थी। अब नरेंद्र मोदी अपना कद ये समझते हैं कि उनका कद पॉलिटिकली और तरह से हुआ है, तो लेकिन बहरहाल उसमें वो BJP का एक आदत या रीत तो है, वो शायद इस बार भी करे।
लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा प्रॉब्लम शायद इस वक्त इंडियन इलेक्शन ना हो, जब उनका इलेक्शन हो रहा होगा, हमारे यहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा होगा, तो हल्का फुल्का इलेक्शन पाकिस्तान में भी चल रहा होगा, लेकिन हमारे वोटर की, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की ये मेच्योरिटी है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया डिस्कस नहीं होता इलेक्शंस के अंदर, ना इस बुनियाद के ऊपर वोट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी वो मजहबी जमातें जो इंडिया मुखालिफ नैरेटिव यहाँ पे करती हैं, उनको भी वोट नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया में सूरत हाल मुख्तलिफ है, वहाँ पाकिस्तान में होता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम इस वक्त शायद ईस्टर्न बॉर्डर ना हो, हमारा प्रॉब्लम वो दहशतगर्दी है, जिसमें हमने देखा कि कल भी जवान शहीद हुए हैं और उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है दहशतगर्दी के वाकयात में। तो हमारा शायद ये मामला होगा, रहना चाहिए वो इंटरनल ही रहना चाहिए, और इंटरनली हमारे जो मसाइल है उनको हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उमर दराज गोंदर हमारे साथ, ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह खान भी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि हम पंजाब KP के अंदर सियासी सूरत हाल की। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।